लेक्चर। आज के लेक्चर से हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं, है ना। फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं फ्रांसीसी क्रांति मतलब ऑब्वियस है कि फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, है ना। बेसिकली ये जो टाइम लाइन था ये फ्रांसीसी क्रांति का, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, वो था 1789 से लेके 1799, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम लोग रिवॉल्यूशन के बारे में समझ लेते हैं, ये क्रांति क्या होती है ना। आप लोगों के लिए मे बी ये नया होगा या आप लोग जानते होंगे, मोटा मोटी तो जानते होंगे, है ना। अच्छे से देख लेते हैं इसका डिफिनेशन क्या कह सकते हैं हम लोग। तो बेसिकली रिवॉल्यूशन इज अ सडन एंड रेडिकल चेंज इन द वे अ कंट्री इज गवर्न्ड यूजुअली टू अ डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम, है ना। यानी क्या होता है क्रांति का बेसिक, है ना, मतलब क्या होता है कि अचानक, है ना, अचानक और थोड़ा सा क्या कह सकते हो कठोर कदमों के साथ जब आप चेंज करते हैं पुरानी व्यवस्थाओं को, है ना, खासकर पॉलिटिकल सिस्टम को जब आप चेंज करते हैं तो उसको हम लोग क्रांति कहते हैं। जैसे कि क्रांति कहाँ हुई थी, भारत में क्रांति हुई थी, है ना। ब्रिटिश के शासन काल के खिलाफ जो क्रांति हुई थी, एक तरह से एक शासन पद्धति चेंज हुई, है ना। उसी तरह फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी हम लोग देखेंगे कैसे राजतंत्र से प्रजातंत्र की तरफ या राजतंत्र से गणतंत्र की तरफ कैसे फ्रांस आगे बढ़ा, है ना, इसी क्रांति की मदद से, ठीक है। मतलब राजतंत्र से गणतंत्र हुआ, ठीक है। ये हम लोग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखेंगे। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, है ना, हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इंट्रोडक्शन करते हैं। जैसे सबसे पहले एक चीज देख सकते हैं, रिवॉल्यूशन, है ना। रिवॉल्यूशन का एक सिंबल नहीं, क्रांति या विरोध का सिंबल ब्लैक कलर होता है। तो जैसे मैंने ब्लैक कलर आज पहना है तो ये कोई इत्तेफाक नहीं, सोची समझी साजिश थी, ठीक है। लेकिन अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक अच्छे से मतलब इत्तेफाक तरीके से हुआ, उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया, क्या ये भी बस ऐसे होता चला गया, लोग, है ना, समझते चले गए फ्रांस की क्रांति को। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आपको अभी बता दूं, है ना, बाद में हम लोग जब कोर्स ऑफ द रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे, क्रांति कैसे कैसे आगे बढ़ी, तो हमें ये चीज समझ में भी आ जाएगी, है ना। मैं आगे बता दूं अभी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया का जो रिवॉल्यूशन हुआ था, भारत में जो क्रांति हुई थी, खासकर, है ना, कांग्रेस की स्थापना के बाद और यूं कह सकते हो गांधी जी के आने के बाद, तो एक तरह से वो सारी सोची समझी हुई थी, एक प्लान्ड वे में हुई है बहुत हद तक, है ना, कह सकता हूँ बहुत हद तक, ठीक है। लेकिन उसी तरह से अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो था वो भी एक थोड़ा सा प्लान्ड वे में था। लेकिन यहाँ जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वो बस जस का तस होता गया। लोगों ने जब स्टार्ट हुई थी यह क्रांति, लोगों ने सोचा नहीं था कि उसको करना क्या है, ठीक है। बस हल्का फुल्का मालूम था क्या करना है, लेकिन है ना कि किस तरीके से करना है ये मालूम नहीं था, बस होता गया। और इनफैक्ट जो क्रांतिकारी थे वो भी समय समय पे अपनी सोच को बदलते गए। तो इस तरह से क्या हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन बहुत थोड़ा सा अस्त व्यस्त टाइप का है ये क्रांति, है ना। यहाँ आप लोगों को अलग अलग पहलू मिलेंगे समझने को इस क्रांति में, है ना। इसलिए ये क्रांति बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है ना, वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका प्रभाव मतलब पूरे जगह पर है, खासकर यूरोप में तो भयंकर पड़ा है ना। इसलिए एक कहावत भी है ना, उस टाइम बहुत प्रचलित हुई थी कि अगर फ्रांस को जुकाम होती थी तो सारा यूरोप छींकता था। जी हाँ, आपने सही सुना, अगर फ्रांस को जुकाम होती थी तो सारा यूरोप छींकता था, इतना प्रभाव था इस क्रांति का, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, है ना, ये क्रांति। अच्छा एक चीज बताओ, आप लोग फिल्म तो देखते होंगे, है ना। पहले जो फिल्म बनती थी बहुत सिंपल फिल्म बनती थी कि मान लो कि एक हीरो जन्म लिया, है ना, वो बड़ा हुआ, ठीक है, फिर वो उसने विलेन से लड़ाई की, खत्म हो गया। आजकल आप देखोगे कि एकदम सस्पेंस टाइप की फिल्में बनती है। मतलब आपको जो पहला सीन आएगा फिल्म में स्टार्टिंग में, तो वो सीन कुछ ऐसा रहेगा कि मान लो कि हीरो खड़ा है, हीरोइन खड़ी है, ठीक है, विलेन ने हीरोइन को गोली मार दी, है ना, हीरोइन गिर रही है, हीरो चिल्ला रहा है, उसे बांधा गया था, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो गिर जाती है, बेहोश हो जाती है, उसके बाद अचानक फ्लैशबैक में स्टोरी जाती है ना, फ्लैशबैक में जाती है कि हुआ क्या था, है ना। और फ्लैशबैक में कैसे शुरू होता है, गांव या उस शहर के बारे में दिखाया जाता है ना। फिर वहां के, है ना, क्या कहता है, कैसे लोग थे, उन लोगों के बारे में बताया जाता है। फिर हीरो का इंट्रोडक्शन होता है ना, इस तरह से फ्लैशबैक होता है। तो हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन को इसी फ्लैशबैक की तरह पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग लगेगा, है ना। तो मैं सबसे पहले फ्लैशबैक या पटकथा यूं समझ लो स्टार्ट में करता हूँ। कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, मान लो कि एक आप नाटक देख रहे हो, है ना, पर्दा उठता है ना, और 14 जुलाई 1789 की बात है, 14 जुलाई 1789 की सुबह है ना, सुबह मान लेते हैं 14 जुलाई, है ना, यहाँ से रोशनी आ रही होगी, 14 जुलाई 1789 में लिखा हूँ यहाँ पर, आप लोग देख सकते हो। मैं रेड लेटर से लिखा हूँ, ये भी इत्तेफाक नहीं था, मैं जानबूझकर लिखा हूँ क्योंकि रेड लेटर डे है ये, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट डे। इनफैक्ट इस डे को फ्रेंच इंडिपेंडेंस डे इस तरह से भी माना जाता है, एक नेशनल डे माना जाता है फ्रांस में अभी भी।
ठीक है। तो 14 जुलाई 1789 को सुबह की बात है। हुआ क्या कि सड़कों पे, फ्रांस की सड़कों पे, है ना, खासकर वर्साई और पेरिस की सड़कों पे क्या हुआ कि सेना चल रही थी, है ना, सेना की टुकड़ी इधर उधर चल रही थी, है ना। और सेना किसके कंट्रोल में होता है? राजा के कंट्रोल में होता है, ठीक है। तो सेना की जब टुकड़ी चल रही थी तो लोगों में मतलब अफवाह फैल गई, है ना, ये सेना क्यों चल रही है। ऑब्वियसली अगर सड़कों पे सेना चलेगी अचानक, उस टाइम तो ऐसा नहीं होता था कि कर्फ्यू का पहले से कहा जाता था कि कल कर्फ्यू है ना, सेना चल रही है। और सेना भी की खासियत क्या थी, वो सिर्फ फ्रांस की ही सेना नहीं थी, दूसरे देशों की भी सेना मंगाई गई थी, है ना। मतलब ऑस्ट्रिया, कुछ कुछ राज्य थे फ्रांस के नजदीक में, ऑस्ट्रिया जिनसे इनका अच्छा लगाव था, है ना। बेसिकली फ्रांस के जो राजा थे उसकी जो पत्नी थी रानी मैरी एंटोनेट, वो है ना ऑस्ट्रिया की ही राजकुमारी थे। तो वहां से स्विस, स्वीडन से बहुत सारी सेना घूम रही थी सड़कों पर। तो लोग है ना क्या कहते हैं, भय के शिकार हो गए। फिर लोगों में एक अफवाह फैल गई कि है ना ये सेना क्या करेगी कि वहां के नागरिकों पर है ना क्या कहते हैं गोली फायर करवाएगी, है ना। तो आप लोग, ये अफवाह बहुत भयंकर अफवाह है और आप लोग जानते हो अफवाह आग की तरफ फैलती है। तो सब पूरे गली में है ना, पूरे शहर में है ना ये अफवाह आग की तरफ फैल गई, लोग डर गए। फिर उन्होंने क्या किया कि ऐसे घर में रहने से कुछ होगा नहीं, तो वो सारे लोग घर से बाहर निकले, है ना, लगभग हजारों की तादाद में बाहर निकले, एक जगह इकट्ठा हुए, ठीक है। और वो इकट्ठा करके वो क्या करने लगे कि जहां जहां सरकारी मतलब कि खजाना या जहां पर है ना तहखाना, या यूं कह सकते हो जहां पर सरकारी है ना क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं बंदूक, गोला बारूद ये सब रखा जाता है, तलवारें रखी जाती है ना, वहां पर वो धावा बोलने लगे, है ना, टुकड़ी टुकड़ी में जाकर, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, फिर सारी ये जो जन है ना जनसेना जो थी, एक तरह से कह सकते हैं जनसेना, ये जनसेना आगे की तरफ बढ़ी। और एक किला वहां पे था, बास्तिल का किला, ठीक है। बास्तिल का किला बहुत वर्षों पुराना किला था, वहां पे ना बेसिकली प्रिजनर्स को रखा जाता है ना। लेकिन चूंकि फ्रांस है ना क्या कहता है राजतंत्र था, तो वहां पे जो राजा चाहता था वही होता था। तो है ना जिसको प्रिजनर बनाना उसको बना दिया करती थी, इसलिए लोग बास्तिल के किला से एकदम सख्त नफरत करते थे। तो ये जो भीड़ थी 14 जुलाई 1789 को उस बास्तिल के किला को ध्वस्त कर दी, है ना। वहां ज्यादा सेना थी नहीं वैसे, लेकिन है ना ध्वस्त की, ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो लगभग वहां के कमांडर को भी मार दी, और है ना ये से जनसेना, और 7 प्रिजनर्स को रिहा कर दी, मात्र 7 थे, है ना। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, और यहीं से क्रांति का जन्म होता है ना। फिर यही क्रांति अलग अलग रूप लेते रहती है, जो कि हम लोग अब थोड़ी आने वाले लेक्चर्स में पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो कि आई होप कि मैंने सब कुछ आपको बता दिया। अब हम लोग है ना क्या कहते हैं इसको पॉइंट वाइज देख लेते हैं, जो भी मैंने अभी कहानी पढ़ी। तो सबसे पहला लाइन से मैं स्टार्ट करता हूँ बाबू, कि रूमर्स स्प्रेड दैट किंग वुड ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन सिटीजन्स। ये लाइन आपको समझ में आ रहा है, अफवाह फैल गई है, ठीक है। अबाउट 7,000 पीपुल फॉर्म्ड पीपुल्स मिलिटिया, है ना, जनसेना, है ना। लगभग 7,000 लोगों ने मिलकर एक जनसेना तैयार की, है ना, जिसके पास जो था तलवार भाला कुछ भी वो लेकर चल दी थी आगे, है ना। और कुछ तहखानों पे भी लूट करके वहां से भी है ना भाला वाला ये सब लेते जा रही थी, है ना। पीपुल्स मिलिटिया एंड ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स, है ना। बहुत सारे है ना क्या कहते हैं सरकारी जो बिल्डिंग्स थे उसमें है ना क्या कहते हैं आर्म्स, मतलब क्या होता है वही लड़ाई वाला जो चीजें होती है, ठीक है। उनके खोज में ये सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे धावा बोलने लगी, है ना, ये जनसेना। दे स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन द बास्तिल, है ना। इसने बास्तिल के किला को क्या किया, ध्वस्त किया, है ना। आप लोग इनफैक्ट एनसीईआरटी का बुक देखोगे 9th क्लास का, तो उसमें आपको एक पिक्चर भी दिखाया गया है ना, वहां के उस टाइम के है ना किसी है ना क्या कहता है फेमस चित्रकार ने वो पिक्चर बनाया, कैसे है ना क्या कहते हैं लोगों ने वे बास्तिल के किले को ध्वस्त किया, है ना। अच्छा रेफरेंस भी ले सकते हो आप लोग। कमांडर वाज किल्ड एंड 7 प्रिजनर्स रिलीज्ड, है ना। कमांडर को मार दिया गया और लगभग 7 प्रिजनर्स को रिहा कर दिया गया, ठीक है। अब बास्तिल के किले के बारे में कि इट वाज हेटेड बाय ऑल पीपुल, हर लोग उससे नफरत करते थे। तो भाई क्यों नफरत करते थे? बिकॉज इट सिंबलाइज द डिस्पोटिक पावर ऑफ किंग, है ना। क्योंकि ये बास्तिल का किला था, एक सिंबल था। एक सिंबल किस चीज का सिंबल था भाई? तो ये एक निरंकुश शासन का सिंबल था। निरंकुश मतलब जिसपे कोई अंकुश न हो, मतलब जिसपे कोई प्रतिबंध न हो। तो फ्रांस की जो उस टाइम राजतंत्र थी वो अप्रतिबंधित राजतंत्र थी, मतलब कोई है ना कुछ नहीं कह सकता था। मैं यहाँ पे एक चीज बोल दूं, है ना, एक बार है ना क्या कहते हैं राजा ने यहाँ तक कह दिया था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। समझ रही, बहुत बड़ी बात है, मैं ही राज्य हूँ, मेरी इच्छा ही कानून है, मैं जो चाहूंगा वही करूंगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी है ना क्या कहते हैं निरंकुशता की है ना निशानी है। तो आप समझ सकते हैं लोग कितना इस बास्तिल के किला से नफरत करते थे।
है ना। और फिर यहीं से क्या हुआ, दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ रिवॉल्यूशन, है ना, यहीं से क्रांति का जन्म हुआ। फिर क्रांति अलग अलग मोड़ लेती गई, ठीक है। मैं यहाँ वही लाइन लिख दिया हूँ, अगर फ्रांस को जुकाम होती थी तो सारा यूरोप छींकता था, ठीक है। अब देखो ये था फ्लैशबैक, है ना, मतलब ये हुआ, फिर अब क्या हुई, कहानी यहाँ रुकेगी कुछ समय पहले, है ना, कुछ समय पहले क्या था, मतलब ऐसा क्यों हुआ, मतलब क्या वजह थी जो कि इतना बड़ा, है ना, कदम उठाना पड़ गया लोगों को, है ना। तो ये अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, है ना। तो आई होप कि आप लोगों को ठीक लगा होगा ये, है ना, इंटरेस्ट जगा होगा थोड़ा सा। फिर अब हम लोग देखेंगे कि, है ना, क्या वजह थी, मतलब कि इस क्रांति के आने की। और सबसे इंपॉर्टेंट वजह क्या होती है, आप भी लोग जान सकते हो, सामाजिक परिस्थिति, है ना, सामाजिक व्यवस्था, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि समाज कैसे बटा हुआ था, राजा और प्रजा में बटा होगा, तो देखेंगे कि राजा का क्या था, प्रजा का क्या, कैसे बटा हुआ था, ठीक है। तो वो हम लोग देखते हैं, आप लोग चाहो तो जल्दी से इसे नोट कर लो। हाँ तो बच्चों, हम लोग फ्लैशबैक में जा चुके थे, है ना। फ्लैशबैक में हम लोग देखेंगे कि समाज की परिस्थिति कैसी थी, समाज की व्यवस्था कैसी थी, है ना, समाज कैसे बटा हुआ था, ठीक है। तो यही टॉपिक है बाबू, द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, है ना, यानी 18वीं शताब्दी में फ्रांस की सोसाइटी, फ्रांस का समाज कैसा था। तो सबसे ऊपर कौन आता था, मोनार्की, मोनार्की मतलब राजा, ठीक है। तो जो सबसे राजा था वो सर्वोपरि था, है ना। देख लो पहला लाइन भी मैं लिखा हूँ, एट द हेड ऑफ द फ्रेंच स्टेट स्टूड द किंग एंड एब्सोल्यूट मोनार्क। एब्सोल्यूट मोनार्क मतलब पूरी तरह से मोनार्क, मतलब पूरी तरह से मोनार्क ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कि अगर मान लो मंत्री भी हैं उसके पास, ठीक है, तो मंत्री ने जो सुझाव दिया, है ना, मान लो कोई फिनांस का मंत्री है, ठीक है, उसने जो सुझाव दिया, इसको मानना है ना मानना ये इसके ऊपर है, ठीक है, एकदम पूरी तरह से निरंकुश है ये, कोई इस पर रोक टोक नहीं है, कोई इसको हटा नहीं सकता है। यहाँ तक कि उस टाइम में क्या कहता है, फ्रांस के राजा जो सोचते थे अपने बारे में, या लोगों की जो अवधारणा थी उनके बारे में, वो यह था कि ये इनको दैवीय अधिकार मालूम, मतलब इन्हें दैवीय अधिकार प्राप्त है। दैवीय अधिकार मतलब कि ये जो राज्य कर रहे हैं, ये ऐसी नहीं कि ये अपनी मर्जी से कर रहे हैं, है ना, भगवान ने इन्हें भेजा है राज्य करने के लिए, इस तरह की मान्यताएं थी, ठीक है। वो तो हम लोग बाद में देखेंगे कि, है ना, कैसे कुछ दार्शनिक आए और उनकी इन मान्यताओं का खंडन किया, है ना। एक बेसिकली जॉन लॉक नाम के फिलोसफर थे, उन्होंने इस बात का खंडन किया, है ना। फिर लोग थोड़ा सा सोचने लगे, है ना, उस टाइम लोग सोचते नहीं थे, याद है पुनर्जागरण का टाइम आया था, तब थोड़ा सा लोग सोचना शुरू किए थे, रिनाशा जिसको कहते हैं। खैर छोड़िए, तो मोनार्की का ये हाल था, है ना, मतलब राजा के ऊपर कोई अंकुश नहीं था। द रूल वॉज फुली सेंट्रलाइज्ड। राज्य जो ये जो पूरा राज्य था ये बस उसी के ऊपर सेंट्रलाइज था, मतलब कि उसको मन है करना है नहीं करना है, कोई उसको कहने वाला नहीं है। अब मैं यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि जब क्रांति हुई थी तो लुई 16 राजा थे उस वक्त, है ना, लुई 16, याद रखिएगा, लुई 16, है ना। स्पेलिंग देखिए LOUIS फिर X, ये रोमन में लिखा हुआ है 16, है ना, आप तो समझ लो। तो लुई 16 राजा थे। अब मैं लुई 16 के बारे में बात करूं, है ना। अब देखिए लुई 16 के टाइम, ठीक है, दुर्भाग्यवश क्रांति हो गई, लेकिन क्रांति ऐसी तो नहीं है कि तुरंत हो जाती है ना। लोग थोड़ा सा तो समय देते हैं राजा को भी, है ना। और वो भी वो ऐसा राजा जिसके बारे में लोग कहते थे इन्हें दैवीय अधिकार प्राप्त है ना, देवताओं ने इन्हें कहा है राज्य करने के लिए, ये अपनी देवताओं की मर्जी से राज्य कर रहे हैं। तो समझ लो क्रांति की मतलब लोगों के मन में, है ना, क्या कहते हैं, पहले से शुरू हो चुका था, है ना। खैर वो तो कॉज ऑफ रिवॉल्यूशन में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन चूंकि यहाँ राजाओं की बात हो रही है तो मैं इसके कुछ, है ना, वंशज के बारे में मैं यहाँ जिक्र कर देता हूँ। सबसे पहले जो वंशज, जो बहुत फेमस वंशज थे इनके, है ना, इनके बेसिकली दादा कह सकते हो, है ना, दादा ही कह नहीं, दादा ही थे, लुई 14। अब मैं क्या करूं, सबका नाम लुई लुई है, बस 14, 15, 16 होता है ना, गेस कर सकते हो कि इनके बेटा का नाम लुई 17 होगा, पक्का वही था, ठीक है। खैर ना, लुई 14 ये क्या थे, सबसे मतलब सबल जो होता है ना, सबल राजा जो थे इस मतलब बॉर्बन फैमिली, इसका बेसिकली जो फैमिली का नाम था बॉर्बन फैमिली था, है ना, जैसे मुगल काल होता है, मुगल फैमिली सब जो होता है वैसे, तो उसके सबसे सबल राजा वही थे, है ना। बहुत से दार्शनिक ने उनका इनफैक्ट, है ना, बहुत सारा गुणगान भी किया है ना, कि ये ऐसा राजा थे कि लोग, है ना, क्या कहते हैं, इनका नाम भी लेते थे तो इज्जत के साथ नाम लेते थे, है ना, उस मतलब कि सर को झुका के, मतलब, है ना, इतना इज्जत था, और वो उस बेसिकली उसके लायक भी थे, है ना। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या कर दी, एक तो वो सब जगह युद्ध करने में वो बिजी रहे, है ना, हर जगह युद्ध कर रहे हैं, ठीक है। अब युद्ध करने से क्या होता है बाबू, कि, है ना, क्या कहता है, राजकोष खाली हो जाता है ना, पैसे तो लगते हैं उसमें, है ना, और सरकार को जो कर्ज देती है वहां की, है ना, क्या कहता है, जनता ही कर्ज देती है, बेसिकली वहां के जो रईस लोग होते हैं वो लोग कर्ज देते हैं। अब वो लोग इंटरेस्ट ज्यादा लेंगे तो सरकार कर्ज में डूबती जाएगी,
ठीक है। तो यही हुआ, लुई 14 जो थे वो सारा है ना क्या कहते हैं युद्ध में है ना अपना सारा है ना ध्यान रख दिए, तो इससे वो युद्ध तो वो जीते है ना। और उस टाइम जो फ्रांस का जो लेवल था वो यूरोप के लिए सबसे हाई लेवल पे था, मतलब ब्रिटेन को इनफैक्ट वो टक्कर दे दिया था फ्रांस ने उसके राज्यकाल में। लेकिन उसका थोड़ा सा दुष्प्रभाव भी पड़ा है ना। और उन्होंने एक गलती और क्या की कि सारा जो पावर था उसने अपने मतलब राजा के ऊपर है ना क्या कहते हैं लेते आए, ठीक है। मतलब कि राजा को ही सब कुछ करना है। अब देखो कोई जब है ना क्या कहता है योग्य राजा है तो वो तो ये काम बहुत अच्छे से बखूबी कर सकता है, लेकिन उसे सोचना चाहिए ना कि उसके बाद जो उसकी पीढ़ी जो आएगी क्या वो भी उतना योग्य होगी, ये क्वेश्चन मार्क रहता है। तो वही यहाँ पर हुआ, लुई 14 तो बहुत बड़े राजा हुए, लेकिन उनका जैसे ही बेटा हुआ है ना, यानी इनके पापा लुई 15 वो बहुत ही अकर्मठ है ना, अकर्मठ मतलब कि उनको बस भोग विलास में उनका मन रहता था है ना। वर्साई का शीश महल बहुत फेमस है, लुई 14 ने बनाया था, उसी में वो लगे रहते थे, मतलब कोई दुनिया से लेना देना नहीं है ना। फिर उसके बाद उनका जो बेटा है वो अपने बाप से 2 गुना आगे था, ठीक है। लुई 16 भी ऐसे ही अकर्मठ ने मतलब कि राजा था, इसको कोई मतलब ही नहीं था है ना। लुई 14 ने, मैं जैसे कि पहले बताया, लुई 14 ने एक बार कहा था आई एम द स्टेट है ना। तो उसने जब कहा लोगों ने माना, या यू आर द स्टेट है ना, क्योंकि आपके पास इतनी पावर है और आप एक अच्छे राजा हो। लेकिन ये आदमी क्या कहता था कि आई एम द स्टेट, और मैं जो सोचता हूं मैं जो चाहता हूं वही कानून है ना, यानी मैं ही राज्य हूं और मेरी इच्छा ही कानून है। समझ लो, ये लुई 16 है ना क्या कहता है अलग लेवल पे बात को पहुंचा दिया था, ठीक है। इतना मतलब भयंकर निरंकुश था ये। तो है ना प्रजा ऑब्वियसली है ना क्या कहता है परेशान होगी। और कहा जाता है कि वो 1774 में है ना क्या कहते हैं राजगद्दी पर बैठे, और उस टाइम उनकी उम्र मात्र 20 साल की थी। अब समझ लो 20 साल में वो क्या ही इतना कर पाएंगे, ठीक है। इसके बारे में कहा जाता है ही वाज ए मैन ऑफ मीडियोकर इंटेलिजेंस, मतलब बुद्धि उतना था नहीं है ना, राजपाट को चलाने के लिए जो ज्ञान होनी चाहिए, जो बुद्धि होनी चाहिए है ना, जो क्या कह सकते हो मतलब कि जो होश जोश होना चाहिए, ये सब उनके पास था नहीं है ना, अकर्मठ थे एक तरह से कह सकते हो, ठीक है। और कहा जाता है, इनफैक्ट एक चीज और भी कहा जाता है, मैंने उस टाइम के लोग कहा करते थे, इतिहासकारों ने कहा कि ब्रेन वर्क इट इज सेड टू डिप्रेस्ड हिम है ना, जहां भी थोड़ा सा दिमाग वाला काम आता है वो डिप्रेशन में पहुंच जाते थे ये लुई 16, ऐसा कहा जाता है ना। अब सही है कि नहीं, ऑब्वियसली सही ही होगा, ठीक है। तो ही वाज मीडियोकर इंटेलिजेंस थे, ऑब्स्टिनेट है ना, ऑब्स्टिनेट समझ लो जिद्दी टाइप का है ना, उनके वचन से आपको लग पा रहा होगा कि मेरी इच्छा ही कानून है, मैं जो सोचूंगा वही कानून है। समझ लो कितनी जिद्दीपन इसमें नजर आ रही है, ठीक है। खैर यहां तक तो ठीक भी था। उनकी जो वाइफ थी है ना, इनकी शादी हुई थी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से जिसका नाम था मैरी एंटोनेट है ना, वो इनसे भी अलग लेवल की, क्या बताएं है ना। यहाँ पे मैं बहुत संकोच के साथ एक फ्रेज का यूज करना चाहता हूँ, ब्यूटी विदाउट ब्रेन है ना, ये आपने सही सुना, ब्यूटी विदाउट ब्रेन, ठीक है। मतलब खूबसूरत थी, बहुत अच्छा, लेकिन दिमाग कुछ भी नहीं था। मतलब दिमाग इन द सेंस की है ना, प्रजा के प्रति राजा को जिस तरह से मतलब होता है ना समर्पित रहना चाहिए, कोई दिमाग नहीं था इनको, ठीक है। और ये राजकुमारी क्या करती थी, ये या रानी आप कह सकते हो, ये रानी क्या करती थी, जो अच्छे अच्छे पोस्ट हैं राज्य में है ना, वहां ये अपने ना क्या कहता है जो अपने संबंधियों सबको वहां पे वो लगवाते जा रही थी। अब संबंधी है ना योग्य हो, काबिल हो, ये जरूरी तो नहीं है, ठीक है। तो यही सब यहाँ दिक्कतें थी फ्रांस की समाज में है ना। एक बार की और एक बहुत अच्छी स्टोरी है कि है ना राजभवन के सामने कुछ भीड़ है ना क्या कहता है विरोध कर रही थी, बेसिकली है ना खाने के लिए उनके पास रोटी नहीं बची हुई थी है ना। उस साल बहुत भयंकर अकाल आया था, भयंकर वाला, ठीक है। और है ना फसल अच्छे से हो नहीं पाए, तो रोटी की कमी पड़ गई, किल्लत पड़ गई। तो है ना क्या कहता है सब लोग है ना विरोध कर रहे थे, प्रजा विरोध कर रही थी कि रोटी चाहिए, रोटी चाहिए। राजकुमारी ये रानी साहिबा बाहर निकली है ना, और अपने मंत्री को बोली कि क्यों विरोध कर रहे हैं। तो मंत्री ने कहा सर मैम इनके पास रोटी नहीं है खाने को, बस सिंपल, रोटी नहीं है तो भाई तुम केक खाओ, इफ यू डोंट हैव ब्रेड देन ईट केक। अब बताओ, ऐसा है ना क्या कहता है इनका था, तुम लोग समझ पा रहे हो ना, केक थोड़ा सा महंगा होता है रोटी से, ठीक है, ब्रेड से। तो है ना ये बात हो गई है ना, इतनी है ना बेवकूफ थी, इनको कोई मतलब कोई जानकारी ही नहीं थी लोगों के बारे में कि प्रजा में कितनी है ना क्या कहता है विपदा चल रही है ना। तो ये सब है ना क्या कहता है राजा की है ना कमजोरियां थी, जिसके कारण है ना लोग पागल बौखला गए थे सीरियसली है ना। लुई 14 की बहुत इज्जत करते थे, लेकिन उनके बेटे और है ना ये जो है ना क्या कहते हैं पोते थे लुई 16 एकदम बौखला गए थे, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया था इनका है ना। तो यही बात है ना। अब मैं जो भी है ना मैं बोला अभी हिंदी में सबको मैं पॉइंट वाइज लिख दिया हूँ है ना, एक करके देख लेते हैं, फिर आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा।
तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, द मोनार्की के बारे में मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। एट द हेड ऑफ द फ्रेंच स्टेट स्टूड द किंग एंड एब्सोल्यूट मोनार्क, द रूल वाज फुली सेंट्रलाइज्ड। आप लोग समझ रहे होंगे इसका मतलब, है ना। एब्सोल्यूट मोनार्क मतलब निरंकुश, मतलब कि वही सब कुछ, सर्वे सर्वा जिसको कह सकते हो ना, इस सेंस में कह सकते हो। लुई 16 वाज द किंग ऑफ फ्रांस व्हेन द रिवॉल्यूशन ब्रोक आउट। जब क्रांति हुई थी तो लुई 16 वहां के राजा थे। He ascended the throne in 1774 at the age of 20, है ना, समझ में आ रहा होगा। He was a man of mediocre intelligence, obstinate and indifferent to the work of the government। यानी उनको सरकारी कामकाज का कुछ भी मालूम ही नहीं था। Indifferent का मतलब ये यहाँ पे सेंस में आ रहा है ना, सरकारी कैसे कामकाज होते हैं कोई मालूम नहीं था इनको, है ना। और न ही ये इंटरेस्ट लेते थे कि कैसे करना है ना, जो करना है कर लो। एक बात की है ना, क्या कहते हैं, इनफैक्ट ये भी बात है कि एक कोई मंत्री ने ना त्याग पत्र दिया है ना, तो वो त्याग पत्र में ऐसे बोले काश मैं भी त्याग पत्र दे पाता, है ना। मतलब उनको सारा पावर चाहिए, कानून रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। ऐसा इनका सेंस था, मतलब लुई 16 का। खैर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दिया हूँ, ब्रेन वर्क इट इज सेफ डिप्रेसिंग, है ना, इतना इसको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। ही इज ब्यूटीफुल बट एम्प्टी हेडेड वाइफ, देख रहे हो, है ना, खाली दिमाग वाली। मैरी एंटोनेट, है ना, मैरी एंटोनेट स्क्वैंडर्ड मनी ऑन फेस्टिविटीज, है ना। इसका मतलब क्या होगा, भोग विलास में है ना सारे पैसाओं को खर्च करना, है ना। इनफैक्ट बहुत सारा पैसा तो है ना वर्साई का जो शीश महल था ना उसके मेंटेनेंस में खर्च हो जाता था। कितने है ना अरब रुपए उसके मेंटेनेंस में हर साल लगते थे। इतना है ना भोग विलास का केंद्र बन गया था वर्साई, ठीक है। एंड इंटरफेयर्ड इन स्टेट अपॉइंटमेंट्स इन ऑर्डर टू प्रोमोट हर फेवरेट्स, है ना। मतलब अपने है ना क्या कहते हैं संबंधियों सबको है ना क्या कहते हैं अच्छे पोस्ट में ले जाना के लिए ये इंटरफेयर करते थे। और है ना राजा साहब भी पूरा बागडोर दे दिए थे, जो तुमको करना है, क्योंकि हमको तो मतलब नहीं है, जो तुम कर सको, है ना। लुई 16 भी वैसे दिमाग वाले आदमी थे, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, मैं ही राज्य हूँ, मेरी इच्छा ही कानून है। ये सब मत लिख देना एग्जाम में, ठीक है। मैं बस आप लोग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बता रहा हूँ। तो आप लोग समझ में आ गए राजा का कैसा हाल था। अब हम लोग देखेंगे प्रजा का कैसा हाल है। तो आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ, तो हम लोग राजा के बारे में तो देख लिए, अब हम लोग प्रजा के बारे में देख लेते हैं कि प्रजा कैसे बटी हुई थी, है ना। वहां की उस टाइम की सोसाइटी जो थी वो कैसे बटी हुई थी। तो बेसिकली वो जो पुरानी जो सोसाइटी थी, है ना, मतलब क्रांति से पहले की जो सोसाइटी थी फ्रांस को, उस फ्रांस में उसको एक नया नाम दिया गया है, ओल्ड डिजाइन, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ओल्ड डिजाइन। ओल्ड डिजाइन बेसिकली क्या है कि क्रांति से पहले, है ना, बिफोर रिवॉल्यूशन द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी वाज कॉल्ड एज ओल्ड डिजाइन, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि वहां की प्रजा कैसे बटी हुई थी। याद है जैसे भारत में बहुत, है ना, पुरातन समय में बहुत साल पहले, है ना, भारत भी है ना क्या कहते हैं 4 वर्णों में बटा हुआ था, है ना। 4 वर्ण कौन कौन से थे, ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था और शूद्र था, ठीक है। बेसिकली कर्मों के आधार पर बटा हुआ था, ये भी आप लोग जान रहे हैं, है ना। धीरे धीरे ये चीज थोड़ी सी धूमिल हो गई और मतलब की जनजात हो गया, वो चीज अलग बात है। तो उस टाइम भी है ना क्या कहते हैं जो फ्रांस की जो समाज थी वो 3 है ना भागों में बटी हुई थी। इन भागों को स्टेट्स कहा जाता था, ठीक है, स्टेट्स कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ई स्टेट्स, ठीक है, स्टेट्स कहा जाता था। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। तो बेसिकली फर्स्ट स्टेट में आते थे क्लर्गी, है ना। क्लर्गी मतलब होता है पादरी, है ना, जो मतलब चर्च में जो काम करते हैं, चर्च में जो ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे रहते हैं, है ना, उस वर्ग को पादरी वर्ग कहा जाता था, ठीक है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेट है नोबिलिटी, है ना। नोबिलिटी को कह सकते हो आप लोग कुलीन वर्ग, है ना। कुलीन मतलब जो बहुत रईस लोग हैं, है ना, जिनका है ना क्या कहता है, एक तरह से कह सकते हो कि है ना राजा का जो कोर्ट रहता है, कोर्ट मतलब समझ सकते हो आप लोग, है ना, वहां पे जो लोग रहते थे, है ना, उसको नोबिलिटी आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। या यूं समझ सकते हो कि हर कोई राजा तो नहीं रह सकता। अब मान लो उसका जो भाई है या उसका क्या कहते हैं चाचा है ना, ऐसे समझ लो, तो वो लोग को भी क्या कर दिया जाता है ना, कहीं का है ना जगह कुछ चीज में है ना क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट पोस्ट दे दिया जाता था। तो वो सब जो वर्ग है, वो सब जो है ना क्या कहता है पार्ट आगे सोसाइटी के, उनको नोबिलिटी वर्ग कहा जाता है ना, कुलीन वर्ग, है ना, हिंदी में आप लोग समझ सकते हो। अब देखो बात क्या है कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को प्रिविलेज्ड क्लास कहा जाता था। प्रिविलेज मतलब इन्हें कुछ अधिकार प्राप्त है जो कि और है ना दूसरे स्टेट्स को प्राप्त नहीं था, है ना। वो क्या अधिकार था मैं आज नहीं बताऊंगा, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। खैर तीसरा जो था लास्ट, वो थर्ड स्टेट था। थर्ड स्टेट सबसे निम्न है ना क्या कहते हैं
वर्ग के लोग को कहा जाता था। इसमें कौन कौन आते थे? इसमें बेसिकली अनप्रिविलेज्ड क्लास आते थे, जिनको कोई प्रिविलेज नहीं है ना, कोई है ना अधिकार नहीं है, एक तरह से समझ सकते हो। ना तो वो है ना क्या कहता है अपने देश में है ना क्या कहता है कुछ भी पॉलिटिकल राइट्स जो होते हैं ना तो उसका अधिकार है ना तो है ना क्या कहता है वो ऐसा नहीं कि जैसे कभी कभी होता है ना कि मान लीजिए कि आपका हार्वेस्ट कम आया है ना तो आप है ना चाह रहे हैं कि ऋण से थोड़ा सा मतलब ऋण माफ हो जाए आपका, वैसा भी अधिकार नहीं था इनको। तो थर्ड स्टेट वाले को कोई अधिकार नहीं था। अब इस स्टेट में ऐसा नहीं कि सब गरीब लोग ही आते थे, है ना। मैं आपको यहाँ पे कैटेगराइज करके बता दिया हूँ कि इस स्टेट में कौन कौन से लोग आया करते थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि पहले नंबर पे मैं है ना जो अमीर लोग एक तरह से कह सकते हो, उसमें आगे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स एंड लॉयर्स एक्सेट्रा, है ना। उस टाइम मतलब एक नई जाति का है ना क्या कहता है यूं कह सकते हो मिडिल क्लास टाइप का कह सकते हो। ये लोग क्या थे कि है ना मतलब देश से बाहर है ना क्या कहता है व्यापार करते थे और है ना जैसे कि इंडिया में आते थे ये लोग, है ना। इंडिया में भी फ्रांस का कॉलोनी था, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर व्यापार करते करते वो अमीर हो गए थे और इतने अमीर हो गए थे इनफैक्ट कि ये है ना क्या कहते हैं इन लोगों को है ना ये जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को इन लोगों को कर्ज भी दिया करते थे, क्योंकि इनको तो रईस टाइप का जीने का मतलब रहता था हमेशा, है ना। काम कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी पैसे भी खत्म हो जाएंगे, कब तक है ना क्या कहते हैं राजा है ना झूठ मूठ कर लुटाते रहेगा पैसा, है ना। तो कभी कभी खत्म हो जाता था तो इन लोगों से ये ऋण लिया करते थे, है ना। फिर है ना जब इन लोगों के पास पैसा आ जाता था, पैसा कहाँ से आएगा? ऑब्वियसली ये इन लोगों से है ना क्या कहता है वो लोग टैक्स लिया करते थे, है ना। तो उनसे जब पैसा आता तो फिर ऋण चुकाते थे अपना, ठीक है। तो समझ लो इतने अमीर थे ये लोग, ठीक है। तो ये लोग आगे फिर दूसरे नंबर पे मैं लिखा हूँ पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, है ना। पीजेंट्स मतलब क्या होता है बाबू? किसान लोग, है ना। लेकिन जो अच्छे किसान है ना। सेकंड नंबर पे मैं रखा हूँ जो अच्छे तो किसान है ना। अच्छे किसान मतलब स्वभाव से अच्छे नहीं, है ना, मतलब जिनके पास अच्छी खासी जमीन है थोड़ी बहुत, है ना। आर्टिसंस मतलब शिल्पकार, है ना, जो जैसे मूर्तियां बनाते हैं या मान लो जो है ना क्या कहते हैं बर्तन बनाते हैं, इस टाइप के लोग जो होते हैं वो लोग आते हैं। और तीसरे नंबर पे जो एकदम सबसे गरीब तबका का लोग, है ना, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर्स, है ना, सर्वेंट्स एक्सेट्रा, ये लोग आते हैं, ठीक है। तो थर्ड स्टेट को अनप्रिविलेज्ड क्लास कहा जाता है। आप लोग समझ गए कौन कौन आ रहा है इसमें? अनप्रिविलेज्ड क्लास का मतलब आप लोग समझ में आ गया, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो इसके बारे में और इनकी क्या क्या है ना क्या कहते हैं कुरीतियां थी समाज में, हम लोग बेसिकली फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट को फिर से अलग अलग हम लोग अच्छे से विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी मैं बस है ना एक ओवरव्यू दिया फ्रांस सोसाइटी का, मोनार्की आपको पूरी अच्छे से समझा दिया हूँ। ये जो फ्रेंच सोसाइटी जो था तीनों स्टेट, ये पूरी तरह से अभी खत्म नहीं हुआ लेक्चर, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। इसके बारे में हम लोग बाद में फिर से पढ़ेंगे, है ना, कि प्रिविलेज क्लास था तो इनका प्रिविलेज क्या था, है ना, किस चीज का अधिकार था, क्यों इनको प्रिविलेज क्लास कहा जाता है, ठीक है। इनको अनप्रिविलेज क्लास क्यों कहा जाता है? अब ये अनप्रिविलेज क्लास है तो यही इन्हीं लोगों का दिमाग खराब रहा होगा, है ना। यही लोग है ना क्रांति की शुरुआत किए होंगे, आप लोग गेस कर सकते हो, है ना। तो है ना मतलब क्या क्या दिक्कतें थी कि इनको क्रांति करने पे मजबूर होना पड़ा, है ना। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो फिर आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, है ना, इंटरेस्टिंग लगा होगा, है ना, आई होप सो। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। इसको नोट कर लीजिए। हैव अ नाइस डे।